5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिस्टर्ब एरिया एक्ट बिल को मंजूरी दी। सरकार विधानसभा में ये बिल पेश करने वाली है, जिसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस खुलकर बिल के विरोध में आ गई। इस बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। गहलोत ने कहा कि ये कानून समाज को बांटने का काम करेगा, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। बीजेपी ने तर्क दिए कि कानून किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, तो आज डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर चल रहे बार पलटवार पर चर्चा करेंगे। डिस्टर्ब एरिया बिल पर घमासान। सियासी उबाल, नियत पर सवाल। कांग्रेस को नहीं मंजूर, सियासत भरपूर। ये सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। हाकिम भी यही है और मुंसिफ भी यही है, तो मुद्दे को इंसाफ कहां से मिलेगा? सरकार के तर्क जाति धर्म के नहीं खिलाफ कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। डिस्टर्ब एरिया एक्ट वार पलटवार। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। उनका रुख आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र शिमाली, बीजेपी प्रवक्ता, प्रतीक सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, अब्दुल लतीफ फारको सचिव, और तन्या गडकरी हमारे साथ हिंदू अधिकार कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं प्रतीक सिंह जी से ही। प्रतीक सिंह जी, क्योंकि लगातार आपके जो नेता है बयान दिया जा रहा है कि शांत राजस्थान को अशांत जो बनाने की है वो कोशिश की जा रही है, किस बात का डर और ऐसा क्यों लग रहा है? प्रतीक जी। देखिए आयुषी जी, राजस्थान हमेशा से शांत एरिया रहा है, चाहे से आप पूरे उत्तर भारत की बात कर लें या और सभी आसपास के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी। अब आप मुझे बताइए कि सरकार ये कैसे डिसाइड कर सकती है कि कौन सा एरिया अशांत है? और अगर सरकार ये डिसाइड कर रही है कि कौन सा एरिया अशांत है, इसका मतलब प्रशासन की विफलता है वो, कि वहां पे लगातार अगर अशांति है तो वो प्रशासन की विफलता है। और अगर प्रशासन की विफलता है तो उस एरिया का एसपी, एसएचओ, कलेक्टर या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई इस एक्ट में की जाएगी वो तो बताया नहीं है। बस आप ये कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से किस तरीके से आप माइनॉरिटी को सुरक्षित कर देंगे वहां रहने वाली से, या और किसी तरीके के दंगे कैसे रोक देंगे आप मुझे बता दीजिए, या बीजेपी के प्रवक्ता बता जाए मुझे। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं जितेंद्र शिमाली जी से। जितेंद्र जी, अभी आपने सुना होगा प्रतीक जी को, बताइए क्या पैमाना जो है वो तय किया जाएगा? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो माइनॉरिटीज को कैसे सुरक्षित कर ले, इनके ऊपर इनकी चिंता है, और हमारी चिंता इस बात की है कि पूरा क्षेत्र किस प्रकार से शांत रहे। हमको ध्यान है कि राजस्थान के अंदर अनेक जिले, हमने वो क्षेत्र देखे हैं और वो राजस्थान का वो दौर देखा है जब राजस्थान के अंदर खुलेआम केवल एक ट्वीट करने के ऊपर हमने देखा है कि सर तन से जुदा ऐसे करके नारे लगा करके गर्दन काट दी गई। और उनके साथ के अंदर जिस प्रकार का हुआ, पूरा राजस्थान ने देखा है कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ वर्षों से किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर इन्होंने वो तांडव किया, और राजस्थान के अंदर पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई थी, और अल्पसंख्यक को छोड़िए कि पूरे जो बहुसंख्यक समाज है उनके कोई सुनवाई नहीं थी तुष्टिकरण की नीति के आधार पे। परंतु जहां तक इस अपने अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो अशांत क्षेत्र के अंदर जो इस कानून के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज जो गहलोत साहब का वो तर्क जो भी स्टेटमेंट आया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने उस कानून को न तो पढ़ा है न उसके बारे में कोई समझ हुई है, क्योंकि इस कानून के अंदर स्पष्ट रूप से प्रोविजन है कि कोई भी क्षेत्र जहां पर इस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन के आधार के ऊपर
कोई भी अशांत क्षेत्र जो कि जांच करने के बाद में तय होगा, और जांच करने के बाद में अगर उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, उस टाइम के अंदर न तो उस क्षेत्र के अंदर कोई मकान खरीद सकता है, न कोई मकान बेच सकता है, और यहां तक कि किराएदार भी अगर कोई किराया लेगा तो उसके लिए भी अनुमति की आवश्यकता होगी। बिना अनुमति ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि वो जो अशांत क्षेत्र है उसको शांत, जैसे वो क्षेत्र शांत हो जाएगा, वहां के सामाजिक संतुलन और जनसंख्या का संतुलन ठीक स्थिति होने की बनेगी और वापस उसको वो कर देंगे। और ये पहले से ये गुजरात के अंदर जिस प्रकार के चल रहा है, और गुजरात के अंदर अनेक जिलों के अंदर इसको किया, और जिस समय गुजरात में लागू किया गया था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट तक ये लेके ये लोग कांग्रेस गए तुष्टीकरण के लिए, तो इनको ये बताने के लिए कि साहब अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो गया है, ये हो गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये कानून को मान्यता दी और उसके बाद के अंदर आज ये लागू है। और राजस्थान के अंदर हम तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हम शहर में रहने वाले लोग जो हम चार दीवारी के अंदर रहते हैं, मैं स्वयं चार दीवारी के अंदर रहता हूं, तो चार दीवारी में रहने वाले जो लोग हैं उनको इस बात का पता है कि जरा सी बात के ऊपर 25-25, 30 से 1000 आदमी एक साथ एकत्रित होकर के और वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनका जीना दुभर कर देते हैं। ये चार दीवारी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो ये जितेंद्र जी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे साथ उन्होंने बर्बादी करी है। ठीक है, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अब्दुल लतीफ जी जुड़े हुए हैं, उसके लिए सचिव एएमसी, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। अब्दुल जी, क्योंकि जब अब इस बिल की बात की जा रही है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और देख रहे हैं कि कहा गया है समुदाय की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका विरोध किया जाएगा। आपसे समझना चाहेंगे इस बिल के बारे में, जरा बताइएगा, क्या मुसलमान डरा हुआ है? अब्दुल जी, देखिए, ये जो बिल आया है, ला रहे हैं ये, इस बिल से नफरत तो फैलेगी और एक दूसरे के मतलब ये कि इस बिल के आने के बाद भाईचारे में कमी आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जो शायद ये बिल लाने वाले इसको समझ नहीं रहे। ये जैसे गायों के लिए एक कानून बनाया कि गाय की रक्षा करेगी साफ सरकार, और अब गाय के दलाल इतने बन गए हैं कि किसान तो रो रहा है, दलाल पकड़ करके कुतलखाने में ले जा रहे हैं और उनकी कमाई हो रही है। इसी तरह यहाँ भी दलाल पैदा हो जाएंगे, सरकार से अनुमति लेंगे, वहां पैसे खिलाएंगे, तब जाके अनुमति मिलेगी। क्या क्या खेल खेला जाएगा, ये सारा का सारा जो बेरोजगार बीजेपी के लोग और दंगाई लोग जो हैं उनके लिए ये रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से कमा के खा लेना। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जहाँ भाईचारा खत्म होगा वहां ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब्दुल लतीफ जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे जो पलायन है वो रुकेगा, तो कहां से भाईचारा खत्म हो रहा है? मैं पलायन का जवाब दे दूं आपको। सिटी से आदमी बाहर क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए जा रहा है कि उसको अपने घर आने में 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं। सिटी जाम पड़ी है, आने जाने का हाल खराब है। हम लोग सिटी में रहते हैं, हम भी सोच रहे हैं कि अगर यही हाल रहा कि अपने जो है धंधे से निकल के, घर से निकल के रोजगार पे जाते हैं तो हमें 1.5 घंटा तो रास्ते में लग जाता है। तो हम भी सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह मकान ले लो कि जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं हो। तो ये बिल्कुल पलायन करके बेवकूफ बना रही है। ये बीजेपी वालों का झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, सच यही है कि इससे करप्शन फैलेगा और इतना फैलेगा कि लोग बाद में कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ है तो हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ है तो हमारे साथ। आज कहीं भी किसी को तकलीफ नहीं है। कोई हमारे साथ हिंदू भाई रहते हैं, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमारे दुख सुख में आ रहे हैं, हम उनके दुख सुख में जा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है अब्दुल जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खत्म होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। तन्या गडकरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदू अधिकार कार्यकर्ता। तन्या जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। अभी आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं एमसी सचिव की तरफ से, कहा जा रहा है कि इससे भाईचारा खत्म होगा, लेकिन सरकार तो कह रही है इससे पलायन रुका होगा और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। आप रिएक्शन दीजिएगा, क्या कहेंगी? देखिए,
किसी को कुछ भी बोलने दीजिए। मैं 2003 में जयपुर में शिफ्ट हुई थी और मैं एक स्कूल गर्ल थी और तब हमने अपनी आंखों से देखा था, सिटी की बात नहीं है, आदर्श नगर मेरी आंखों के सामने खाली हुआ है। आदर्श नगर से मेरी सहेलियों ने अपने अपने घर, उनके परिवारों ने छोड़े और दूर गए। क्यों? उनका कहना यही था, यहाँ पर माहौल खराब हो चुका है, हमें तंग किया जाता है, हमें आते जाते छेड़ा जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे घरों के आगे ऐसी चीजें फेंकी जाती हैं जो कि हमारे लिए अनुमन्य नहीं है। तो इस तरह की चीजें थी, इस तरह की घटनाएं थी। औने पौने दामों से घर बेचकर जाते हुए लोग मैंने देखे हैं। यही हाल आज जो हरिपुरा, हसनपुरा के आसपास का एरिया है, उसके आसपास भी इस तरह की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। तो कोई कानून आ रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? आज कांग्रेस जो ये बात कर रही है, क्या ये हर जगह पे कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं हर जगह से हिंदू हट जाए? और जब ये जो बात कर रहे हैं, ये गुजरात की बात करते हैं हमेशा, गुजरात से इनको एलर्जी है, लेकिन 1991 में चिमन भाई की सरकार थी, उसको कौन सपोर्ट दे रहा था? कांग्रेस वालों से पूछा जाना चाहिए कि उनको सपोर्ट कांग्रेस पार्टी दे रही थी या नहीं दे रही थी। ठीक है, तो वहां पर अगर ये एक्ट काम कर रहा है और ऐसा कोई कुछ बहुत बड़ा किसी के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, तो राजस्थान में भी बिल आने दीजिए ना। जरूरी थोड़ी है कि वो बिल हमको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है उसकी कुछ चीजें ऐसी हो जिस पर हमारे भी कुछ तर्क या वितर्क हो, हम भी देंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन पहले ये डर का माहौल फैलाना और ये कहना कि ये तो किसी विशेष कम्युनिटी पर अत्याचार है, तो भाई आप उनको ऐसे सिविक सेंस क्यों नहीं सिखाते कि कोई उनके पड़ोस में रहना चाहे, अगर वो पड़ोस में आ जा रहे हैं तो खाली करके भागने की एक मानसिकता किसी में न आ जाए, एक सभ्य समाज में। आप वहां पर जाके सिविक सेंस पर कार्य कीजिए ना। चलिए, कुछ बोलना चाहते हैं हमारे साथ जो प्रतीक जी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। प्रतीक जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है पूरी तरीके से जांच होगी। और यहाँ पर अब कैबिनेट मंत्री ने यहाँ तक कह दिया है कि गहलोत जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं इस बिल को लेकर के, उनको तो इस बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैंने माइनॉरिटी की जो बात की थी वो इन्हीं के अलग अलग जो प्रवक्ता अलग अलग डिबेट में आए उस बिहाफ पे की थी। क्योंकि इनके प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि माइनॉरिटी जगह के हिसाब से, कई जगह हो सकता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में हो उस इलाके में जहां पे डिसाइड करेंगे, कई जगह हिंदू हो सकता है माइनॉरिटी में हो। यही इनके अलग अलग मंत्री और अलग अलग प्रवक्ता बोल रहे थे। तो मैंने किसी विशेष समुदाय या किसी की बात नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे सर तन से जुदा, ये फोटो किसके साथ है ये बताइए ना। ये फोटो, ये जो कन्हैया लाल जी का जिन्होंने गला रेता था, ये फोटो किसके साथ है? बीजेपी के नेताओं के साथ। 3 साल हो गए आज, क्या फांसी दे दी गई? 3 साल से 160 में से सिर्फ 6 गवाहों की गवाही हुई है, बाकी गवाहों की गवाही तक नहीं हुई आज तक एनआईए के कोर्ट में। चौथी बात, ये बात करते हैं हिंदुओं की, शंकराचार्य जी पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनके एक हवा महल के विधायक हैं, हर बात पे टिप्पणी करते हैं, बाल मुकुंदाचारी हर बात पे बोलते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के मुद्दे पे आज तक नहीं बोला जा रहा। और फिर मैं कहूंगा भाई, आपको कोई कानून बनाना है तो उसके अंदर कानून का प्रावधान तो रखिए। सिर्फ घर बेचने और खरीदने से कैसे अशांत क्षेत्र शांत हो जाएगा? और पुलिस के अंदर ही पहले से प्रावधान है ये कि जाकर संवेदनशील इलाकों को रामगंज के उन लोगों से पूछिए, ये जाकर रामगंज के उन लोगों से पूछिए जिन्हें अपने घर औने पौने दामों पर बेचने पड़ रहे हैं या जो अभी तक टिके हुए हैं, उन्हें खतरे में रहना पड़ता है। कहीं भी हिंदू देखो वहां पर अशांति हो जाती है। हिंदू खतरे में कैसे है? शंकराचार्य जी धरने में बैठे हुए, वो बता रहे हिंदू खतरे में कैसे हैं। शंकराचार्य जी की बात सुनिएगा तानिया जी जाकर के, और ये देखिए, आप इनको देखिए ये किस तरह से, हाँ आप शंकराचार्य जी पर पहुंच गए, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता रहे कि जब रामगंज में एक घर से 80-80 लोग निकले थे और इतना बड़ा वहां पर अशांति हुई थी, तब आप कहां पर थे? बोलने लगी ना, मैं तो सामान्य हिंदू की बात कर रही हूँ ना। मैं आपकी पार्टी से प्रायोजित, मैं आपकी पार्टी द्वारा प्रायोजित किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं आदि शंकराचार्य जी का सम्मान करती हूँ, उनकी पीठों का सम्मान करती हूँ। मैं आपकी पार्टी द्वारा प्रायोजित वो तो किसी आतंकवादी को भी समर्थन दे चुके हैं। फिर मैं आपकी पार्टी से प्रायोजित किसी व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि मैं उसकी बात करूं। सामान्य हिंदुओं की बात करती हूं। अल्पसंख्यक तो क्या है, कांग्रेस वालों के जवाई हैं। कांग्रेसी उनको इतना सम्मान देते हैं जैसे घर का जवाई होता है, उनको इतना ज्यादा वो रखते हैं।
तो ये जो तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस की है उसी का परिणाम है ये बिल लाना पड़ रहा है। ये इनके घर के जवाई होंगे, क्योंकि ये पुरानी बस्ती में ही रहते हैं। प्रतीक जी, इनके ही जवाई ये अल्पसंख्यक को जवाई मानते हैं कांग्रेस ही सारे के लोग को पिछले समय पे तभी तो आज ये बिल लाने की जरूरत मेरा भी आपसे यही सवाल रहेगा, तुष्टीकरण की नीति के कारण से एक सवाल ये रहेगा कि तुष्टीकरण की नीति के कारण से इसको जो गुजरात मॉडल के बेसिस पे इसको लाया जा रहा है प्रतीक जी, 1986 की बात कर ले तो ये बिल तो उसी वक्त लेकर के आया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो अब आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? आपके जो तमाम नेता हैं इसको लेकर के कई तरीके की बयानबाजी क्यों दे रहे हैं कि बांटने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है, जाति की राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों? प्रतीक जी, पहले तो मुझे आपत्ति है ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, ये जवाई वाली जो भाषा है ये वापस लेनी चाहिए इनको। ये ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये नहीं है, ये आप कांग्रेसों के जवाई आप मानते हैं उनको। आपने तुष्टीकरण इसीलिए चलाया, इसलिए तुष्टीकरण चलाया आपने तुष्टीकरण इसलिए चलाया। इन कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण इसलिए चलाया। कह रहे थे कि कुछ हिंदू नहीं होता, सनातन होता है, ये हिंदुओं को, हिंदू शब्द को ही खारिज कर रहे थे और इन्होंने अपनी बात वापस नहीं ली। वंदे मातरम और ये आज हिंदुओं के हिमायती बन रहे हैं। आप महिला को किस प्रकार से बोल रहे हैं? आप महिला को, तानिया जी को किस प्रकार से बोल रहे हैं? आप अपनी भाषा देखिए, आप महिला को किस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे? आपको कम से महिला का तो सम्मान रखना चाहिए ना। महिला को किस प्रकार से बोला जाता है? आप महिला को इस प्रकार से दबा नहीं सकते हैं। आप महिला को इस प्रकार से दबा नहीं सकते हैं। आप लगातार फिर मेरे पीछे बोल रहे दोनों लोग। नहीं तो महिला को आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते। पर हम बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से, जो आप इसी मुद्दे पर रहिए, इसी को लेकर के जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए। प्रतीक जी, मैंने आप इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए कि ये बीच में नहीं बोलता। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था। आप शब्द का उपयोग आप पूरी डिबेट देख लीजिएगा, श्रीमाली जी ने किया है, मैंने नहीं किया। कोई आप महिला के बारे में आपने कैसे बोला? तानिया जी के बारे में आप कैसे बोलते हो? आप थोड़ी तमीज रखिए। लोगों जिनको वंदे मातरम नहीं आता, मुझे मत समझाओ। वीडियो भेजू के दोबारा? किसको नहीं आता? वो देश देख रहा है इसलिए भगा रहा है आपको, इसलिए पूरे देश से भगा रहे हैं, इसलिए देश से भगा रहे हैं। और बांग्लादेश में भी जगह नहीं मिलेगी आपको बांग्लादेश में भी जगह नहीं मिलेगी। श्रीमाली जी, याद यहाँ से हिंदुस्तान से जूते खा करके बांग्लादेश में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे पूरा आता है, मैं गा के जूते तो आपको जनता मार रही है। ठीक है, पहली बात। शंकराचार्य जी के वहां जाकर के जूते खाओ जाओ। पूरे देश में जूते मार रहे हैं आपको, इसलिए आपको भगा रहे हैं, इसलिए पूरे देश से जूते मार के भगा दिया आपको। उसको तो जूते ही मार रहे हैं। वो जो 4 दीवारी जिनको आता है वो सुना रहे हैं। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी वंदे मातरम के लिए। आप कितना भी वंदे मातरम को काट लो, आप कितना भी वंदे मातरम कर, चलिए जो अभी फिलहाल हम टॉपिक जो जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, बात इसी पर रहना चाहिए। ये राहुल गांधी जी की पर्सनली टिप्पणी मत कीजिए। की दिक्कत ये है, ठीक है? राहुल गांधी के जितने अनुयायी है उन सबकी दिक्कत यही है कि वो बोलते क्या होता है, बोलते क्या है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर के आप बताइएगा जो है कि जो अशांत क्षेत्र, इसका पैमाना क्या होगा, क्योंकि अब ये सवाल किए जा रहे हैं और निर्धारित कौन करेगा, इसको लेकर के आप जवाब दीजिए जितेंद्र जी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। पहली बात तो इसमें किसी भी धर्म और किसी भी जाति के बारे में इसमें कहीं कोई नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर जाति या धर्म के ये कोई एक्ट खिलाफ। ये स्पष्ट रूप से ये जो एक्ट है वो उसी जगह के लिए एक्ट है कि जिस क्षेत्र को, पर्टिकुलर वो क्षेत्र को अगर वहां पर तनाव की स्थिति है, वहां पर जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न हो गया है, उस जनसंख्या के असंतुलन को दूर करने के लिए पहले उस जनसंख्या के असंतुलन के बारे में जांच होगी और जांच के बाद में अगर वो क्षेत्र अशांत क्षेत्र आता है और वहां पर ये मालूम चलता है कि वो पर्टिकुलर किसी भी समुदाय के द्वारा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे प्रतीक जी सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। प्रतीक जी आप शांत रहिए, जब आपकी बारी आएगी तो जवाब दीजिएगा। जितेंद्र जी बोल रहे हैं ना, ये राहुल गांधी की भाषा। प्रतीक जी शांत रहिए, आप राहुल गांधी मत बनिए, राहुल गांधी जी मत बनिए। प्रतीक जी शांत रहिए, आपको मिलेगा मौका बोलने का। अभी जितेंद्र जी जो जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए, वो बता रहे हैं किस तरीके से पैमाना रहेगा, क्या रहेगा, वो समझा रहे हैं, इस बिल को समझा रहे हैं। प्रतीक जी रुकिए, जो बिल लाया जाएगा उसको वो समझा रहे हैं, क्योंकि आम जनता इसके बारे में समझना चाहती है, जानना चाहती है। तो प्रतीक जी अभी रुक जाइए, उनको बोल लेने दीजिए। इनके पास कुछ बोलने का है नहीं, इसलिए डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हर डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं ये। प्रतीक जी रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। आपको यही नहीं पता कानून कब लाया गया था, गुजरात में किसकी सरकार थी? आप यहाँ पर आकर आप सुनिए तो सही, आप किसकी सरकार थी?
गुजरात राहुल में। गांधी जी और उनके अनुयायियों की दिक्कत अरे यही नरेंद्र है। मोदी समय उनके प्रतीक नेता जी क्या देखिए, जाता है, आप बोलते चुप क्या है? रहिए, अभी बोल लेने आप दीजिए सुनिए, आप डिबेट होने जितेंद्र दीजिए। शिमाली को, मोदी और क्योंकि इस उनके बिल डिबेट को होने समझना दीजिए। बहुत जरूरी हो जाता है। आरोप जनता देख प्रत्यारोप रही है। लग रहे हैं और ये डिबेट ऐसे ही चली जाएगी। अभी जितेंद्र जी समझा रहे हैं आसान भाषा में, उनको बोलने जैसी दीजिए, बातें उसके करेंगे बाद से आप वैसे जवाब जवाब दीजिएगा। अगर ये बोलने नहीं क्योंकि देंगे तो प्रतीक हम जी, इनको बोलने नहीं देंगे। जब ये बिल अगर आपको ये पता होगा, जब बोलने 1986 में कांग्रेस से लेकर के आई थी और उसके बाद से अब इस तरीके से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अभी आपके जितेंद्र जी जो झूठ बोल तमाम रहे थे। नेता हैं वो इस तरीके की आयुषी जी, बयानबाजी इसका देते हुए मतलब नजर आ रहे हैं। जितेंद्र जी झूठ बोल रहे थे ना कि ये कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। जब ये 1991 में आया था तो आप याद कीजिए, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी ना वहां पर। आयुषी जी यही तो कह रहा हूं मैं, अपोजिशन में जितेंद्र कौन जी था झूठ फिर? बोले ना। इसका फिर मतलब कौन जितेंद्र था? जी तो ने इस झूठ तरीके की बोला आप है कि कांग्रेस बयानबाजी सुप्रीम मत कोर्ट कीजिए गई ना, थी। पहले बोल ले दीजिए। जितेंद्र जी को समझा रहे आसान भाषा झूठ में। बोला ना। आप अरे झूठ सुनिए, बोला कि नहीं प्रतीक बोला, सिंह ये जी तो बताइए। सुनिए, सुनने की आदत डालिए आप। शिमाली जी ने झूठ आप बोला ना सुनिए, फिर कि अब आप चल जाओ कांग्रेस सुप्रीम जाके कोर्ट। गई थी। अजय अब जाओ, अब चल जाओ सुप्रीम कोर्ट। आप झूठों सुनिए, के पहले शहंशाह बात हो सुनिए। आप शिमाली सुनिए, जी झूठों के शहंशाह हैं। मेरा ये कहना है कि यह जो कानून है, इस कानून के संबंध में पहले जो जिलाधिकारी है, जो कलेक्टर है, उस कलेक्टर वो क्षेत्र की हमारे साथ, ठीक है, आप दोनों और रुकिएगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं फलौदी से, श्रवण नाम है उनका। श्रवण जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात रखिएगा। जो आज हम इस पर डिस्कस करें, जो हमारा टॉपिक है डिस्टर्ब एक्ट बिल, इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? समस्या बताइए अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेन चीज ये है कि हमारा जो देश है वो महात्मा गांधी, गुरु नानक और महात्मा बुद्ध का देश है। तो इस प्रकार मतलब है कि संकीर्ण मानसिकता के विचारधारा हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और इस प्रकार से धर्म के नाम पर या किसी धर्मांता के नाम पर जो बातें होती है वो किसी के हित में नहीं होती है। और मेरा कहना यही है कि सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रवण जी, अपनी बात रखने के लिए। तो सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। जितेंद्र जी अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा है। देखिए, बिल्कुल देश में सबको साथ लेके चलने का ही विषय है, परंतु साथ लेके चलने के अंदर ये बात को ध्यान रखा जाएगा कि हम किसी भी व्यक्ति को हम माथे पे नहीं चढ़ाएंगे। हमारे लिए सब लोग समान होने चाहिए। हम पर्टिकुलर किसी के धर्म के अंदर ये नियम है, धर्म के अंदर ये कानून है, उसके आधार के ऊपर वो उस कानून को मानेगा, अपने धर्म को मानेगा और धर्म को आधार के ऊपर माने, भारत के संविधान को नहीं मानेगा और अपने पर्टिकुलर धर्म को। ऐसा नहीं है। यह वो देश है जहां पर संपूर्ण जो धर्म है। अब ये फिर प्रताप सिंह जी बोलिए, जैसे राहुल गांधी जी अनावश्यक बोलते हैं उसी प्रकार से ये अनावश्यक बोलते हैं। तो बताइए, यहाँ इस देश के अंदर सभी देशों धर्मों के लोग समान रूप से हैं। और ये जो कानून है, ये कानून भी इसी बात के लिए है कि अगर कोई क्षेत्र, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र अगर जानबूझ करके किसी ने धर्म को आधार बना करके और वहां पर मकान खरीद करके उस क्षेत्र को अशांत बनाना चाह रहा है और ऐसा कोई अभियान के रूप के अंदर चल रहा है और जानबूझ करके कुछ लोग मिलकर के उस क्षेत्र के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जयपाल जी जुड़ रहे हैं, जोधपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। जयपाल जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जयपाल जी, मैडम, ये कानून बनाना चाहिए, सरकार की मर्जी के बगैर कोई हिंदू मुसलमान को मकान नहीं बेच सके। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये कानून होना चाहिए? हमारे एरिया में जो 5 मुस्लिम आ जाते फिर हिंदू को बेच के मजबूर होकर जाना पड़ता है। हाँ, तो यानी कि आपके एरिया में समस्या आ रही है जेठपाल जी? हाँ, समस्या आ रही है मैडम। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ। कमला नगर है ना, कमला नगर में सब बस के सब करोड़ों रुपया की हिंदुओं के मकान थे, आज वो 50 लाख में बेचने का मजबूर है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कॉलर भी जुड़े, उन्होंने भी यही बताया कि इस तरीके के जो कानून है वो बनने चाहिए, लेकिन अब इस पर राजनीति भी होती जा रही है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर वार पलटवार अब लगातार जारी है, क्योंकि कई तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है। लेकिन हाँ, ये भी कहा गया है जब ये बिल लाया जाएगा तो चाहे वो मुसलमान हो, आप कह लीजिए अपोजिशन हो, जम करके विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि क्या जब ये पेश किया जाएगा तो किस तरीके का माहौल रहता है। चलिए, इस खास हमारी डिबेट में आज के लिए इतना ही दी इजाजत। नमस्कार।